Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of July 2023. 31 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. कंप्लीट एनालिसिस रहेगा. जैसा कल कुछ लोगों ने कहा था कि सर 25 मिनट का वीडियो बन रहा है, 26 मिनट का वीडियो बन रहा है और बड़े वीडियो चाहिए. तो देखो क्या है कि जो लोग बहुत बड़े वीडियो बना रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि 5 मिनट कोट ऑफ द डे बताएंगे, 5 मिनट आपको मोटिवेट करेंगे, 5 मिनट फिर गाना सुनाएंगे, उसके बाद 5 मिनट फर्जी न्यूज़ आइटम्स बताएंगे कि कहाँ कौन मर गया. तो वो अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना. अपन को जितना काम है, आप चाहे पिछले साल का पेपर देख लीजिए, चाहे इसके पिछले साल का देख लीजिए, करंट अफेयर्स में पूरा आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो आपको जबरदस्ती अगर आपको 50 मिनट या 60 मिनट का वीडियो देखना है तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज, अदर चैनल्स एज वेल. लेकिन अगर आपको सिर्फ काम की न्यूज़ आइटम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसा पेपर पढ़ते हैं और आपके दादाजी जैसा पेपर पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, है ना. तो बाकी के चैनल्स अगर आपको आपके दादाजी जैसा पढ़ा रहे हैं तो यू डोंट नीड दैट, है ना. और जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा जो नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं. आज कोई न्यूज़ छूटेगी भी तो कल दोबारा रिपीट होगी, तो कल दोबारा कवर हो जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, जबरदस्ती वीडियो नहीं बना सकता मैं कि 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो बनाऊं. हाँ, जिस दिन जरूरत लगती है उस दिन 40 मिनट का भी वीडियो बनता है, जिस दिन जरूरत नहीं लगती है उस दिन 20 मिनट का ही बनता है. तो उस पर आप ज़रूर मेरा जो सेंस है उस पर आप मतलब रहिए, अडिग रहिए, और उतना ही आपके लिए काम का है, इतना मेरा बिलीव कर लीजिए. आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस, आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, सो बिलीव मी इन दैट, है ना. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, टाइगर रिजर्व है, आगे लोकेशन है, मैच करके आपको बताना है और ये बताना है कि कितने करेक्टली मैच हैं, कितने पेयर्स हैं करेक्टली मैच. पहला देखो लिखा है उदांती सीता नदी महाराष्ट्र, दूसरा लिखा है सरिस्का बिहार, तीसरा लिखा है कवल छत्तीसगढ़ एंड चौथा लिखा है भद्रा कर्नाटका. तो आपको बताना है कि कितने पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं. अब मगर हम इसमें देखें तो मुझे तो एक ही करेक्ट लग रहा है, बाकी तो सब इनकरेक्ट. उदांती जैसे आपका छत्तीसगढ़ में है, कवल तेलंगाना में है, केवल भद्रा है जो कि कर्नाटका में है ना. सर इसका भी बिहार में नहीं, राजस्थान में. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. दूसरे सवाल में आते हैं. दूसरा सवाल है, अब एक बॉडी के बारे में लिखा है. इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. Recommendation of this commission are advisory and non-binding in nature. The first commission was set up in 1951 and the original jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the matters referred to this commission. तो आपको बताना है किस कमीशन की बात कर रहे हैं. फिर से पढ़ लीजिएगा, क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा किसके बारे में लिखा जाता है. ऑप्शंस हैं आपके सामने, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिनेंस कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. बहुत ही अच्छा सवाल है. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, फिनेंस कमीशन. एक क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिकमेंडेटरी नेचर है, एडवाइजरी बॉडी है, नॉन बाइंडिंग नेचर के एडवाइस हैं. सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं एक्सटेंड करता है ऑन द मैटर्स रेफर टू फिनेंस कमीशन, ठीक है ना. आर्टिकल 280 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फिनेंस कमीशन के बारे में है. इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना. तो याद रखिएगा. तीसरा सवाल देखते हैं. कोडावा कम्युनिटी के रिगार्डिंग सवाल है. पहला लिखा है कोडावाज आर इंडिजिनस पीपल ऑफ कोडागु रीजन इन कर्नाटका. दूसरा लिखा है कोडावा टक्के, द लैंग्वेज ऑफ कोडावाज इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को. तीसरा है द कैलपोड फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द कोडावा कम्युनिटी. तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है. इसमें ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या नन. The correct answer for this is C. All 3 statements are correct. कोडावास की बात करें तो इंडिजिनस पीपल है कोडागु रीजन कर्नाटका की. इसकी जो लैंग्वेज है ये डायलेक्ट है, मिक्सचर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस, और उसको इंडेंजर्ड भी डिक्लेयर किया है कोडावा टक्के को यूनेस्को ने. एंड मैंने आपको जो फेस्टिवल बताया कैलपोड फेस्टिवल, ये भी इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है ना. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में. पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की है वो है टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर. इंडिया टीम, अभी जो इंडिया अलायंस है, यूपीए का नाम बदल के जो किया गया है, उसने कहा है कि मणिपुर में टोटल लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है. एक बार फिर से मैं मणिपुर का इशू अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो मणिपुर में जो मेन इशू है वो है डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, यानी कि एसटी स्टेटस जो मीटी कम्युनिटी डिमांड कर रही है, वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है ना. जो वायलेंस पूरा हुआ वो इसी कारण से हुआ है ना.
क्योंकि आप सबको बता दूं मैं कि जो मीटीज हैं वहां पे मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी है मणिपुर की। मीटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें, दे आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन मणिपुर एंड दे आर डोमिनेंट इन द कैपिटल इंफॉल एंड आर once commonly referred to as Manipuri. According to the last census of 2011, they are 64.6% of the state population. अगर हम बात करें तो मीटीज 64.6% है स्टेट पॉपुलेशन का, एंड दे ऑक्यूपाई एरिया कम करते हैं, केवल 10% ऑफ द लैंड मास ऑक्यूपाई करते हैं मणिपुर का। जो दूसरी कम्युनिटी है नागाज एंड कुकीज, वो पॉपुलेशन वाइज तो कम है, 40% ही पॉपुलेशन के हैं, बट दे रिसाइड इन द 90% ऑफ द मणिपुर लैंड बहुत ज्यादा एक्वायर है उनका, है ना। अब मीतीज जो है मोस्टली हिंदूज हैं, नागाज एंड कुकीज जोमीज जो है दे आर मेनली क्रिश्चियन, एंड जो सीट्स हैं वो भी मीतीज के पास ज्यादा हैं। द रिप्रेजेंटेशन है मणिपुर असेंबली में वो भी मीतीज के पास ज्यादा है, दे हैव मोर रिप्रेजेंटेशन, है ना। एंड इसके अलावा एक और अगर मैं आपको बात करूं कि जो मीतीज हैं उनको भी एसटी स्टेटस नहीं मिला है, कुकीज जोमीज को ज्यादातर एसटी स्टेटस था, एंड मीतीज जो है लॉन्ग डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का, और उनका ये कहना है कि दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स एंड इन्फिल्ट्रेशन, सो दैट इज व्हाट हैज बीन द केस, एंड इसी कारण से पूरा जो इशू है वो आया है। इसके अलावा मणिपुर की कुछ और चीजें, जैसे मणिपुर में नेशनल पार्क की बात करें तो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। इट इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकटक लेक। लोकटक लेक अपने आप में एक रामसर साइट है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल मिलता है लोकली, जिसको फुमडी बोलते हैं, है ना। तो फुमडी यहीं पे है, और यहाँ पे ब्रो एंटलर्ड डियर या फिर संगाई डियर, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, वो यहीं पाया जाता है। कुछ इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो जीरी माकरू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बराक रिवर की, इट इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर, है ना। और दूसरी है कैलम नाम की एक सेंचुरी है। बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बरेल रेंज में है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जीलाड सेंचुरी भी है ना, या जीलाड इज अ ग्रुप ऑफ लेक्स, सॉरी, जीलाड एक ग्रुप ऑफ लेक्स है वहां पे, ये भी मणिपुर में। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आपको एक फोटो दिख रही होगी, इस फोटो में देखो नीचे लिखा है फिशिंग स्किल्स ऑन स्विमिंग अनस्टीडी कोरैकल दिख रहा है। तो ये जो नाव टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये कोरैकल कहलाता है। तो कोरैकल याद रखिएगा, इट्स अ क्राफ्ट वुवन फ्रॉम बैम्बू, याद रखिएगा केरला में होता है कोरैकल, क्राफ्ट वुवन फ्रॉम बैम्बू। और यहाँ पे यक्कारा रिवर का नाम लिखा हुआ है, यक्कारा रिवर भी केरला की रिवर है, पलक्कड़ की रिवर है, तो यक्कारा रिवर याद रखिएगा, कोरैकल याद रखिएगा, क्राफ्ट वुवन फ्रॉम बैम्बू, है ना। तो याद रखिएगा, दिस आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। थोड़ा हम नीचे की तरफ आते हैं, बिवेयर द हॉरिपाइलेशन। हॉरिपाइलेशन क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने कई बार इमेजिन किया, मतलब जानते होंगे ये चीज़, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, है ना, या गूज बम्स इंग्लिश में उसका टर्म है। तो एक्चुअली साइंटिफिक जब हम पार्लेंस में बात करते हैं तो इस गूज बम्स वाले फिनोमिना को बोलते हैं हॉरिपाइलेशन, हॉरिपिलेशन या हॉरिपाइलेशन, ठीक है ना। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल बम्प्स दैट डेवलप ऑन पर्सन्स स्किन अंडरनीथ द हेयर फॉलिकल। हॉरिपाइलेशन इज एन इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन टू द कोल्ड वेदर। जरूरी नहीं सिर्फ कोल्ड वेदर में हो, आपको बहुत जगहों पे, जैसे जब आप शॉक में हो, फियर में हो, एंजाइटी, लव, सेक्सुअल डिजायर, इन सब जगहों पे आपको हॉरिपाइलेशन या गूज़बम्प्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि वैसे तो ये इनवॉलेंटरी है, इसमें होता क्या है, व्हेन ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू टाइनी मसल्स कॉल्ड अरेक्टर पिली। अरेक्टर पिली नाम की मसल्स होती हैं, अरेक्टर पिली नाम की मसल्स होती हैं, वहां पे ब्रेन सिग्नल भेजता है ना, एंड वहां से फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको ये अपराइट स्ट्रेट डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। हॉरिपाइलेशन नॉर्मली टेम्पररी होता है, बट अगर ये परसिस्ट कर रहा है, ज्यादा है, तो फिर ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। और उस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? केराटोसिस पाइलेरिस, याद रखेगा, केराटोसिस पाइलेरिस नाम की मेडिकल कंडीशन है। और इसके सिम्टम्स हैं इंक्लूडिंग लम्प्स दैट फील रफ एंड ड्राई एंड दे मिमिक द गूज़बम्प्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जानना था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है सेल फ्री डीएनए प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी फाइंड डिसीजेज इन एडवांस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए इन अ जीनोम, तो जनरली वो पैक्ड होते हैं इनसाइड द सेल्स, है ना, याद रखिएगा। नॉर्मली द डीएनए इन अ जीनोम इज पैक्ड वेल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पैक्ड रहते हैं डीएनए, है ना, जीनोम्स के अंदर, है ना। अब ये प्रोटीन्स के माध्यम से पैक्ड रहते हैं ताकि उसका डिग्रेडेशन ना हो।
लेकिन कई केसेस में कुछ फ्रैगमेंट्स डीएनए के ऐसे होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम देयर कंटेनर्स। जो सेल के कंटेनर्स हैं वहां से कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो उनको हम कहते हैं सेल फ्री डीएनए या सीएफ डीएनए। जो दिख रहा है आपको ना, सेल फ्री डीएनए या सीएफ डीएनए बोलते हैं उसको। अब सेल फ्री डीएनए का यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया जा रहा है आजकल, और इससे बहुत सारी सिचुएशंस को एनालाइज किया जा रहा है। नॉर्मली डीएनए पैक्ड है सेल के अंदर, लेकिन जब ये सेल फ्री डीएनए जो है इनका यूज किया जा रहा है फॉर स्टडिंग अ वैरायटी ऑफ डिसीजेज एंड ऑल, है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया क्या क्या इसके यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो जो हमारा डायग्नोसिस है उसको इंप्रूव कर सकता है, मॉनिटरिंग को इंप्रूव कर सकता है, प्रोग्नोसिस को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। और कैसे प्रोग्नोसिस, जैसे कि डाउन सिंड्रोम किसी को है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वहां पे 3 कॉपीज हो जाती हैं क्रोमोसोम 21 पे 2 की जगह, है ना। इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा, ट्राइसोमी 21। तो इसको स्टडी करने में होता है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि कैंसर को कैच करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेल फ्री डीएनए। इसके अलावा जैसे ट्रांसप्लांटेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है कोई बॉडी ऑर्गन, इसको स्टडी करना है तो भी आप सीएफ डीएनए का यूज कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको मेरे साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे है, सेमीकंडक्टर मिशन इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड एस जयशंकर। अब जयशंकर जी ने कहा है, अभी सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2023, सेकंड एडिशन है सेमीकॉन का, जिसमें सेमीकंडक्टर्स कॉन्क्लेव है ये, है ना, आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे हम इंडिया चाहते हैं कि हम अपने आप में इंडिया में फैब्रिकेशन डेवलप करें, सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर में न केवल अपनी लोकल डिमांड्स को पूरी करें बल्कि हम वर्ल्ड को सप्लाई भी करें, ठीक है ना। ऐसे में इंडिया ने इंगेज करने की कोशिश की है विद द क्वाड पार्टनर्स, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये उन्होंने कहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड, इट इज ऑल्सो एम्ड टू मीट द ग्लोबल रिक्वायरमेंट, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट एक मतलब काफी कहना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है जो कि दे है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है, PSLV पुट 7 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, 4 मोर मिशंस दिस ईयर। तो PSLV का ये इसरो का एक सक्सेसफुली लॉन्च हुआ PSLV C56, लिख लीजिएगा, PSLV C56, जहां पे उन्होंने सिंगापुर की DSSAR एंड 6 अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। सिंगापुर की भी सैटेलाइट थी DSSAR, ठीक है ना, एंड इट वाज लिफ्टेड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च किया। DSSAR सैटेलाइट जो है इट इज डेवलप्ड अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन DSTA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एंड ST इंजीनियरिंग वहीं का है। इसके अलावा कुछ को पैसेंजर्स मिशन भी थे, जैसे वेलॉक्स AM, एक 23 kg की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर माइक्रो सैटेलाइट है ना। इसके अलावा आर्केड नाम की सैटेलाइट है, स्कूप 3 थी, है ना, 3U नैनो सैटेलाइट्स, देवर ऑल देयर, है ना। तो इंडिया की जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो लॉन्च है PSLV, तो वैसे भी इंडिया में आई थिंक 1994 से बहुत ही आगे जाता जा रहा है। और C56 मिशन जो था ये भी एक सक्सेसफुल मिशन ही था। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, आपको पता होगा NSIL एक ब्रांच है इसरो की, जो किस तरीके की कमर्शियल जो हमारे लॉन्चेस हैं दूसरी कंट्रीज़ के उसको अंडरगो करती है, देखती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली। अब यहाँ पे 2 आइलैंड्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक कोकोज आइलैंड। एक्चुअली कोकोज आइलैंड और एक क्रिसमस आइलैंड भी है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है, दोनों याद रखिएगा। देखो लिखा भी है, एक्सेस टू CKI कोकोज आइलैंड जो है, और क्रिसमस आइलैंड। ये दोनों क्या है, हमारे चोक पॉइंट्स जो है इंडियन ओशियन और पैसिफिक के जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स मतलब कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जिनको मतलब जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, और अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्रेड और ये सब बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा। तो ये चोक पॉइंट से क्लोज हैं, क्रिसमस आइलैंड हो गया या कोकोज आइलैंड हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट का उतरना है काफ़ी अच्छा एक परिचायक है, एक शोकेस करता है कि इंडिया का जो रिलेशन है स्ट्रैटेजिकली वो इन कंट्रीज के साथ बढ़ रहा है। तो दैट इज अ थिंग। अगला है, व्हाट इज सैम अल्टमैन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है कि OpenAI के CEO जो है सैम अल्टमैन, ही टुक टू ट्विटर पे गए 24 जुलाई को, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया वर्ड कॉइन उसका एक प्रोजेक्ट है। हालांकि ChatGPT के समय भी ये रिलीज किया था वर्ड कॉइन, लेकिन ChatGPT की सक्सेस ने इसको थोड़ा दबा दिया।
अब जो वर्ल्ड कॉइन है, वर्ल्ड कॉइन वेंचर रन्स इनटू अ सिंपल मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है वर्ल्ड कॉइन का। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड कॉइन क्या है, तो वर्ल्ड कॉइन एक प्रोजेक्ट है। सैम अल्टमैन जो कि चैट जीपीटी का सीईओ है। वर्ल्ड कॉइन वेंचर में क्या है, सिंपल, आपको अपने आइरिस का स्कैन करना है, आइरिस से स्कैन कराना है, और आपको, चूंकि हर इंसान की आइरिस यूनिक रहती है, तो आपको कुछ यूनिकनेस या क्रिप्टो आईडी आपको मिल जाएगी, क्रिप्टो एंड आईडी आपको मिलेगी, जिसको वर्ल्ड आईडी बोलते हैं, क्रिप्टो एंड आईडी जिसको वर्ल्ड आईडी बोलेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कॉइन क्लेम करता है इट इज बिल्डिंग दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल पब्लिक नेटवर्क। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल पब्लिक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। हालांकि ये वॉलंटरी है टोटल, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आपको फोर्स तो किया नहीं जा सकता कि आप अपना आइरिस दो, तो वॉलंटरी हो गया। तो वर्ल्ड कॉइन एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट अ डिजिटल नेटवर्क जहां पे एवरीवन कैन क्लेम सम काइंड ऑफ स्टेक एंड एवरीवन कैन जॉइन द डिजिटल इकोनॉमी। और आपको करना क्या है, एक डिवाइस दिया जाएगा ऑर्ब नाम का, ORB नाम का एक डिवाइस रहेगा, और वर्ल्ड कॉइन वॉलंटियर्स रहेंगे जिनको ऑर्ब ऑपरेटर्स कहा जाएगा। वो स्कैन करेंगे पर्सन्स आइरिस पैटर्न एंड दे विल कलेक्ट देयर बायोमेट्रिक एंड इट विल ऑल्सो हेल्प देम गेट अ वर्ड आईडी। जो मैंने आपको वर्ड आईडी बताया, एक ऐप भी है वर्ड ऐप, उसके थ्रू। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना आप अगर जानते हो तो इतना सफिशिएंट है आपको, है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली होता है, प्राइवेसी का इशू रहेगा। आपका डेटाबेस किसी तीसरी कंपनी के पास जा रहा है तो क्यों आप देना चाहते हो, है ना, वर्ड आईडी के लिए मत करो। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये जो लिखा गया है। ऑथर ने कहा कि इंडिया, वैसे अगर हिस्टोरिकली देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम इंडिया से हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस इंडिया से थे, रमन इफेक्ट में रमन इंडिया के थे, रामचंद्रन प्लॉट में रामचंद्रन थे, राय चौधरी इक्वेशंस पे राय चौधरी थे। दे आर ऑल सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स जो कि साइंस में हैं, और दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया। इंडिया में लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऑथर ने कहा इंडिया में एक प्रॉब्लम है, वो एथिकल प्रॉब्लम, अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिसेस की प्रॉब्लम, मोरालिटी की प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कैसे है, सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है कि जो इंडिया है वहाँ पे दो सबसे बड़े जो इशू हैं वो है, पहला प्लेगरिज्म और दूसरा है आपका मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स। पहले आप लिखते जाओ क्या क्या इशू है, आप लिखते जाओ। जो हमारे यहाँ एकेडमिक रिसर्च उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा है तो प्लेगरिज्म। प्लेजियरिज्म में क्या होता है कि आप दूसरे का मटेरियल कॉपी करते हो, पैराफ्रेज करके अपना बता देते हो कि ठीक है किसी XYZ ने वो मटेरियल बनाया है, उसने XYZ ने वो पेपर दिया, आपने थोड़ा बहुत अल्टरेशन किया और उसको अपना बना के दे दिया, ठीक है। दूसरा है मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है। आपके रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, आपने टेस्ट किया है ना, कई बार हम भी करते थे ना कॉलेज के टाइम पे, जैसे कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत अपन ने वैल्यू चेंज कर दिए, कैलकुलेट कर लिया उसको और वैल्यू चेंज करके बोल दी कि हाँ ये वैल्यू आ रही है हमारी, है ना। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में था तो कई बार ऐसा होता था करंट वोल्टेज का सही रेशियो नहीं आ रहा है, तो ठीक है अपन ने उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, कितना रेजिस्टेंस लगाया है, इतना वोल्टेज पास किया है, तो कितना पावर आएगा, कितना क्या आएगा, और उसके बाद फिर अपन उसको प्रूफ कर दे कि हाँ इतना ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स ही हैं। तो ये दो इश्यूज तो ये हो गए। देन इसके अलावा तीसरा इशू ऑथर ने कहा कि बुलिंग बाय द गाइड्स। कई इंडिया में ऐसे हैं जैसे जो PhD करा रहे हैं, जो आपके गाइड होते हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, जैसे कि कई बार पैसे भी लेने लगते हैं, घर के काम कराने लगते हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बुलिंग बाय द गाइड्स, दिस इज अनदर इशू, है ना। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ये भी कि उस मिसकंडक्ट को मतलब इम्पार्शली इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जाता। अदर उनकी जगह जो सारे PhD के गाइड्स रहेंगे एक साथ हो लेंगे, है ना, और फिर बोल देंगे कि हम किसी को कराएंगे ही नहीं। तो इंडिया में ये भी बड़ा दिक्कत है ना, जो ये यूनियनिज्म है, तो ये भी एक इशू है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाती, ठीक है। और स्टूडेंट्स में भी वही केस है, या तो कुछ लोग चीटिंग कराएंगे, जैसे ब्राइट बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा वोकल हैं तो चीटिंग कराने लगते हैं, और अगर नहीं है कोई बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है फिर भी वो चुप रहता है ताकि उसको ऑस्ट्रासाइज ना कर दिया जाए या उसको बुली ना किया जाए, डिसलॉयल ना बोला जाए बाद में। तो ये भी एक इशू है। तो ऑल दीज आर द इशूज जो कि एकेडमिक एथिक्स के लिए अच्छा नहीं है इंडिया में। ऑथर ने कहा है कि एक प्रॉपर कोड होना चाहिए, एथिकल कोड होना चाहिए, एंड एवरीवन मस्ट फॉलो दैट कोड। हमको इंटरनेशनल एग्जांपल्स लेने चाहिए, जैसे जापान है गई कंट्री, तो जापान जैसी कंट्री से हमको एग्जांपल लेना चाहिए, जापान जैसी कंट्री से हमको मोटिवेशन लेना चाहिए। एंड एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है, बिहेवियरल एथिक्स की ज़रूरत है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे ऑल्सो मस्ट टेक एथिक्स सीरियसली, एंड इस तरीके के मिसकंडक्ट वो टॉलरेट ना करें, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस करें, क्लियर कम्युनिकेशंस रखें, ट्रेनिंग प्रॉपर रखें और एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट करें। तो ऑल दिस थिंग्स आर द सोल्यूशंस जो किए जा सकते हैं। फिर से सुन लेना ये 2 मिनट वाला पार्ट, है ना। तो क्या क्या सोल्यूशंस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया और क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बता दी।
अगला है बिटर ट्रुथ इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड। अब यहाँ बात चल रही है, हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स। इंट्रा स्टेट मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर जो वर्कफोर्स है माइग्रेट करती है, कहाँ से कहाँ करती है, तो जो वाटर स्केर्स रीजन है मराठवाड़ा के, है ना, वहां से फिर वो शुगर बेल्ट की तरफ करते हैं। महाराष्ट्र आप सबको पता होगा कि वन ऑफ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर्स है, शुगर केन बहुत ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब इंट्रास्टेट माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, ये बैकबोन है शुगर केन इंडस्ट्री की, क्योंकि इनको चीप लेबर चाहिए रहते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शुगर केन वैसे भी जो पूरी इंडस्ट्री है बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो आपको चीप लेबर चाहिए रहेगा। तो अब होता क्या है कि जैसे आपके बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परवानी जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मराठवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से फिर वो जाते हैं सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, शोलापुर, अहमदनगर, ये आपके शुगर केन हार्वेस्टिंग जो एरियाज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ माइग्रेट करते हैं। अब ये जो माइग्रेशन होता है, ये होता है एक सिस्टम फॉलो होता है वहाँ महाराष्ट्र में, जिसको मुकद्दम सिस्टम बोलते हैं। मुकद्दम कौन होता है? मुकद्दम आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है ना। मुकद्दम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है लेबर्स के साथ, और वो फैक्ट्रीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सप्लाई करने का काम मुकद्दम का रहता है। एक टर्म कोयटास देखो लिखा हुआ है, कोयटास, दे आर लेबर कपल्स, मतलब पति पत्नी दोनों अगर लेबर है तो कोयटास कहलाते हैं। और मुकद्दम क्या करता है? एडवांस पेमेंट ले लेता है कि ठीक है मैं पेमेंट करूंगा लेबर्स की, आपको लेबर प्रोवाइड करूंगा। तो पहला तो जो इशू है वो ये मुकद्दम सिस्टम में ही है। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा मुकद्दम सिस्टम में क्या इशू आने वाला है। मुकद्दम जब पहले से पेमेंट ले लेगा, जैसे वो ले रहा है मान लो 10,000 रुपये पर लेबर का, ठीक है, तो दे कितना रहा है लेबर को? 7,000 रुपये, 3,000 वो खुद अपना कट ले रहा है। तो एक मिडिल मैन वाला जो क्राइसिस है वो तो रहेगा ही रहेगा। पहला इशू तो ये हो गया। दूसरा जो इशू आ जाता है कई बार, वो दूसरा इशू है डेटा में। देखो हुआ क्या था, कितना इंट्रा स्टेट मतलब माइग्रेशन हो रहा है, इसका एक डेटाबेस होना भी जरूरी है। आप अगर आप इसको एन्यूमरेट नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो आप सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो पहले एक टेक्नोलॉजी एडेड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया था, जो कि लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2022 में, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। हालांकि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किया गया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर सीजनल माइग्रेशनल फैमिलीज की नहीं मिल पाई, है ना, तो ये वहां पे फेल हो गया, ठीक है। तीसरा जो इशू आया है वो आया है माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स का। अब माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स को भी शुगर केन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लगभग एक दिन में 40 से 45 kg का हैवी वेट कैरी करना पड़ता है ट्रक्स एंड ट्रॉलीज में, और ज़्यादातर ये काम शाम के टाइम में होता है, तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो एक तीसरा इशू ये भी है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे बहुत सारे उनको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, गायनोकोलॉजिकल इशूज़ होने लगते हैं, तो ये चौथा इशू है। इसके अलावा क्या होता है, अर्ली मैरिजेस भी माइग्रेंट लेबर्स में ज़्यादा होती है। अब मैरिज जो जल्दी हो गई उसके बाद वो माइग्रेट भी कर गए, काम भी करने लगे, तो 15-17 साल की उम्र में फिर वो डिलीवरी और प्रेगनेंसी का इशू आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ का इशू है, या नो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है फर्स्ट 6 मंथ के लिए, या कई बार ऐसे मैटरनल डेथ भी बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा हैरासमेंट बाय द मुकद्दम या फिर मेल वर्कर्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस इसके साथ एक और जो इशू है वो ये है कि ये जो बच्चे रहते हैं जो इनके साथ अकम्पनी करते हैं माइग्रेंट लेबर्स के साथ, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इशू, आप लिख लीजिएगा। प्रॉपर पे नहीं मिलना, है ना, मुकद्दम सिस्टम में जो एक्सप्लॉयटेशन है वो, वुमेन वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।